हेलो फ्रेंड, देखिए सीटेट का हम ये लेके आए हैं मॉडल। ये प्रीवियस सॉल्व पेपर है, जो सीटेट का सॉल्व पेपर है, जो अभी एग्ज़ाम जो आपका सीटेट के लिए, तो केंद्रीय पात्रता परीक्षा के लिए यूथ कम्युनिकेशन टाइम्स का है। सॉल्व पेपर 19 सेट है। सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा जूनियर कक्षा के लिए सॉल्व पेपर सामाजिक अध्ययन वर्ग के लिए विश्लेषण व व्याख्या सहित हर प्रश्न दिया गया है। ठीक है, देखिए बाल विकास से 30 प्रश्न थे, जिसका मैंने 30 प्रश्न आज पूरा कर दिया है। बाल विकास का टोटल हमने 30 प्रश्न को देख लिया। तो आप लोग जाके एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास में कौन कौन के द्वारा प्रभावित होता है। एक बच्चे जो है उसकी वृद्धि और विकास में निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है प्रभावित होता है, तो कौन सा होता है। तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। परवरिश की शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचे की संरचना, विद्यालय के अनुभव, व्यक्ति का रुचि। तो आंसर डी है। वृद्धि और विकास की आनुवांशिकता या आनुवांशिक संगठन और पर्यावरणीय कारक सभी अन्य यात्रिकों के बीच एक जटिल संतुलन द्वारा विनित होते हैं। आनुवांशिकता वृद्धि और विकास की सीमा के निर्धारित करती है, जो संभव है, लेकिन पर्यावरण उस स्थिति को निर्धारित करता है जिसमें क्षमता हासिल की जाती है। अतः एक बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए परवरिश की शैली, आनुवांशिक ढांचा, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बच्चे में विकासात्मक परिवर्तन जो होता है, तो बच्चे में विकासात्मक परिवर्तन का इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, पर्यावरण कारणों के बीच जटिल अंतक्रिया। ऑप्शन सी है, मानव विकास आनुवांशिक और वातावरण दोनों प्रभावित होता है, क्योंकि ये तत्व जो किसी व्यक्ति को वृद्धि और विकास पे निर्धारित करते महत्वपूर्ण है। परिवर्तन आनुवांशिक, पर्यावरण परिस्थिति अद्वितीय संरचना के परिमाण है, क्योंकि बच्चा का विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतक्रिया के परिमाण में बच्चों का विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसमें जो है इसको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आपको मिलाना है। कथन और कारक एक बच्चे के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 को हम आपको दिखाते हैं। बच्चों के बीच जटिल अंतःक्रिया का जन्मजात लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ऑल चिल्ड्रेन मतलब सभी जो है, सभी सांस्कृतिक बच्चे एक ही उम्र के ही तरीके का विकास के चरण गुजरते हैं। उसका कारण तर्क बोल रहा है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होते हैं। ठीक है, इनमें से राइट क्या होगा, तो इसका डी हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। बात ए एंड आर फॉल्स। आर जो है मतलब ए और एंड फॉल्स और आर एक दोनों गलत है, मतलब इनमें से दोनों गलत है। आर और ए जो है दोनों कथन गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा, बालक और बालावस्था में सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों में अलग अलग क्षमताओं से के साथ बढ़ता है। तो कथन ए, सभी संस्कृति बच्चे हैं एक ही उम्र के तरीके का विकास गुजरते हैं, कथन गलत है, क्योंकि बच्चे विभिन्न तरीके से अलग उम्र के विकास का चरणों में गुजरते हैं। आर, बचपन सार्वभौमिक और आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होते हैं, अतः आर दोनों ए और दोनों गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी है। पहला है, अभिकथन है, सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो इसका तर्क बोल रहा है कि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण का एकमात्र संस्था है। तो इसमें से सही क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी कह रहा है कि ये दोनों गलत है, मतलब ए और दोनों फॉल्स हैं। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा कि समाज में विशेष भूमिका निभाने वाला व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार, मूल्य, मापदंड तथा सामाजिक कौशल को सीखने के चल रही प्रक्रिया का संदर्भ करता है। समाजीकरण प्रमुख एजेंटों परिवार, स्कूल शामिल है, लेकिन मीडिया, सहकर्मी समूह में अन्य प्रमुख सामाजिक संस्था जैसे धर्म और कानूनी व्यवस्था में शामिल रहता है। इस संदर्भ में समाजीकरण स्कूल में नहीं वरना परिवार, मीडिया व आसपास वातावरण से ही प्राप्त होता है। और द्वितीय माध्यमिक सामाजिक सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि पड़ोस में, मीडिया में, समूहकारी समाज में कानून है। इस प्रकार ए आर दोनों गलत है। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो है पहले बच्चा अपने घर में ही सीखता है और खाली स्कूल में नहीं, पड़ोसी से भी सीखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमा अपनी मम्मी की संज्ञा के बिना रसोई मिठाई खाने डरती है। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई की मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोलबर्ग ने यह नैतिक सिद्धांत किस अनुसार पे सीमा स्तर है? तो ये जो है बी हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर पे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा पूर्व प्रारंभिक स्तर प्रारंभिक अवधि में यह लगभग 9 वर्ष तक रहता है। इस उम्र के बच्चे को निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षा और नियतों को तोड़ने के परिणाम प्रभावित होते हैं। इस स्तर में 2 चरण होते हैं, आज्ञाकारिता दंड और विनाश। जीन पियाजे, क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? तो ऑप्शन ए अनुकूलन के द्वारा। आंसर ए पियाजे के अनुसार बच्चे ने उनके वातावरण के साथ समाजन की प्रक्रिया सहज होती है। बच्चे को इस प्रकृति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन में ही अनुकूलन करने लगते हैं। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रिया अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती है और ज्ञान अर्जित करती है। यही प्रक्रिया हमेशा मानसिकता स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य को जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूल बाहरी रूप से। यह कह सकते हैं कि इस प्रकार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चॉइस ऑफ द करेक्टली मैच, इसमें से सही जोड़े को मैच करें। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों में सही सम्मिलित को जोड़िए। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्या है? अमूर्त संकेतात्मक जो है परिकल्पना निरात्मक का तर्क है। ऑप्शन डी जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरण का सही सम्मिलित है। तो एक है स्वदेशी पोषक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, इंद्रिय शिक्षक परिवर्तन, अंतरंग व्यापार परिवर्तन जो है उसके बाद है इसका। पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु में भाषा विकास, अपरिणता, आहादेव, जीवाद। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में सर्ग शुरू होता है, परिवर्ती होता है, वर्गीकरण, संरक्षण। अनौपचारिक संगीतीय व्यवस्था 11 वर्ष से किशोरावस्था तक, परिकल्प चिंतन, अपसारी अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो कौन सा कारण? ए संवाद। लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे को सीखने के सक्षम बनाने के लिए संवाद को महत्वपूर्ण भूमिका है। वायगोत्स्की ने इस भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण महत्व रूप से माना है। भाषा के उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने के साथ साथ संवाद करने तथा अनुभव को साझा करने के लिए किया जाता है। संवाद छोटे बच्चे द्वारा
उत्पत्ति भाषण के संदर्भित करता है, जो या तो स्वयं या दूसरे के संबोधित किया गया प्रतीत होता है, जिससे कभी कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं किया जा सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया में बच्चों को भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है? किसके द्वारा? लेव वास्की के द्वारा। वाइगोत्स्की के प्रतिपादित किया है कि अंतःक्रिया की बच्चे के विकास भाविक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइगोत्स्की के भाषा में अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण रूप से मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक विभिन्न होता है। इस प्रकार अधिगम सामाजिक परिवेश के अंतःक्रिया करने के साथ साथ अपने मन में विचार का पुनर्निर्माण करना और उन्हें दूसरे के साथ साझा करना है। भाषा का उपयोग शिक्षार्थियों द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने का सीखने को साथ साथ संवाद करने का अनुभव साझा करने के लिए किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्क और साथियों के साथ अंतःक्रिया को सीखते हैं और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? इनमें से कौन सा शामिल है? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचान व विचारों के बीच। कौन है पूर्व विज्ञान के आधार पे? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो इसका डिटेल देख लीजिए। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं को पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना शामिल है। हॉवर्ड गार्डन ने बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूप में खोज की एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषता है। उन्होंने तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने की गणितीय संचालन और वैज्ञानिक जांच करना, स्वरूप का पता लगाना क्षमता, तार्किक लंबी श्रृंखलाओं को आने की क्षमता बताया है। उसके बाद फिर मैचिंग का कथन और कारक। अभी क्वेश्चन नंबर 11 में अभिकथन है, किशोर की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादी के प्रति दृष्टिकोण और मूल्य पर निर्धारित विज्ञापन और फिल्म का बड़ा प्रभाव डालती है। मतलब कहता है, अभिकथन है, किशोर की जो जेंडर भूमिका है वह रूढ़िवादी की प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने का विज्ञापन और फिल्मों में बड़ा प्रभाव है। इसका तर्क कहता है कि मीडिया समाजीकरण का एक शक्तिशाली प्राथमिक संघ है। तो इनमें से कौन सही है कौन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। किशोर के लिए मीडिया समाजीकरण का किशोर के लिए एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है जो उन्हें दुनिया और उसके भीतर अपनी जगह के बारे में सिखाता है। स्कूल, साथी और मीडिया द्वारा बारीकी से पालन के लिए जाने वाला परिवार के बच्चे जीवन में समाजीकरण की प्राथमिक एजेंट माना जाता है। इसी संदर्भ में किशोरों को जेंडर भूमिका व रूढ़िवादी प्रति दृष्टिकोण और मूल्य निर्धारित करने का इनमें से दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इनमें से क्या करना चाहिए? तो इसमें है विभेदित निर्देश लागू करें। क्या करना है? विभेदित निर्देश लागू करना है। एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यता, सांस्कृतिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अक्षमताओं वाले कई शिक्षक होते हैं, तो इसका एक शिक्षक को पालन करना चाहिए। चुनौतीपूर्ण, पिछड़े, दिव्यांग बच्चे के सहित सभी के लिए समान शिक्षा देना होगा। विविध शैक्षिक निर्देश राजनीतिक तथा उपयोग करने में व्यक्तिगत छात्रों को सीखने की गति का सम्मान करना होगा। ऐसे वातावरण बनाना जिसमें बच्चा विविधता के साथ सीख सके, न कि सीखने के लिए विशेष वातावरण तैयार कर सके। इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो विभेदित निर्देश लागू करें।
फिर आकलन है, इसमें आकलन है, क्या अधिगम के निर्देश देनी चाहिए कि उसका आकलन करना बहुत ही निर्धारित होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन 13 का हम आपको बता रहे हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। शिक्षण अधिगम की योजना संगठन आकलन में शिक्षक शिक्षण अधिगम आंकलन की योजना बनाते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं। मूल्यांकन के साथ शिक्षण अधिगम अधिकृत में शिक्षक शिक्षण की प्रक्रिया आकलन या मूल्यांकन दृष्टिकोण से एकीकृत करते हैं। केवल ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए आकलन का दृष्टिकोण और इस अधिगम को गतिविधियां के एकीकृत मूल्यांकन दृष्टिकोण से बदल दिया जाता है, जो शिक्षार्थी को ज्ञान निर्माण करते हैं। आकलन में बच्चों को सीखने की तैयारी लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक अभिन्न अंग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना, मतलब एक प्रगति जैसे है उसके प्रगतिशील कक्षा में क्या सीखना, तो इसमें क्या होगा? सक्रिय और सामाजिक है। क्या है? सक्रिय और सामाजिक है। जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक ने प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा का प्रस्ताव दिया। कौन दिया था? जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक दिया था, जो इस बात पर जोर देता है कि शिक्षण केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्र के अनुकूलन और अधिगम हेतु अपने वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रगतिशील कक्षा की प्राथमिक विशेषताएं हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक और सक्रिय प्रगति के, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों और शिक्षकों के साथियों की सक्रिय एवं सहयोग के लिए उत्पन्न होती है। फिर क्वेश्चन जो 15 है, अभिकथन है, शिक्षक को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। फिर इसका तर्क क्या बोल रहा है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेद को खारिज कर सभी को समान बनाने के लिए दिशा करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों कथन फॉल्स है, मतलब दोनों कथन गलत है। तो अब सही क्या है? तो देखिए, सभी छात्रों का वातावरण अलग होता है, वो भिन्न भिन्न वातावरण संस्कृति में विकसित होते हैं, इस प्रकार उनकी समझ में भिन्नता होती है। शिक्षकों को बच्चे का मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यह कथन गलत है, क्योंकि एक कक्षा में अधिगमकर्ता अलग अलग गति के अधिगम करते हैं और एक शिक्षक के रूप में आमने सामने कक्षा में सभी की अधिगम की आवश्यकता को पूरा करना लगभग असंभव है। लेकिन कक्षा में इस अवधारणाओं को समझ हमें विविध अधिगम की आवश्यकता समाजित करने की मदद करेगी। अतः इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेद को खारिज कर किसी भी समान बनाना गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे अद्वितीय होते हैं और सभी के भिन्न अधिगम की शैली और अधिगम गति की होती है। अतः ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में कौन सा कथन सही है? बोला जा रहा है कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक ही समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। बच्चे सीखने के लिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभी प्रेरित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियां में बदलाव की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे सभी बच्चों के सभी कार्य करने की क्षमता अलग अलग दृष्टिकोण की तुलना करने के लिए इसमें क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 3, 4। अब हम देख लेते हैं पहले आके बैक करके कि 3 और 4 में क्या था। तो 3 और 4 में था शिक्षक को शिक्षण की पद्धतियां में बदलाव की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण के तुलना करना कौशल संदिष्ट होते हैं।
समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों सामान्य बालकों को अलग शिक्षा देने के लिए विरोधी है। शिक्षा का समावेशी यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं में पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र के लिए दिव्यांग के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलना चाहिए। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, शिक्षक को शिक्षण की पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है। इसे सभी बच्चे में, तो 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रतिभाशाली जो अधिगमता के संदर्भ में लिख से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी होगा अपसारी सोच के लिए। किसके लिए? अपसारी सोच के लिए। आंसर डी है प्रतिभाशाली अधिकर्ताओं के संदर्भ में लिख हट सोचने का इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली शिक्षक स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र के सामान्य मानसिक क्षमता या प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं और ज्ञान की प्राप्त होते हैं। वे सामान्य आयु के अनुभव और पर्यावरण के अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा उनके पास अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन वाले शिक्षक संवेदनशील होते हैं और उसे विभिन्न दृष्टिकोणों के चीज को देखने की सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वाडू से शिक्षा के समावेश का क्या अर्थ है? शिक्षा के समावेश का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सभी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। तो आंसर का देखिए डिटेलिंग। शिक्षा में समावेश का अर्थ है सभी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना। सामाजिक शिक्षा का अर्थ प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना जहां सभी बच्चों को शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो। इसका तात्पर्य है कि सभी शिक्षार्थी युवा सामान्य, विकलांग सामान्य, प्री स्कूल, प्रावधान स्कूल और सामुदायिक शैक्षिक व्यवस्था तक पहुंचने के माध्यम से समर्थन सेवाओं को उपयुक्त तंत्र के साथ एक ही साथ सीखने के सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला पठन वैकल्य मुख्य किसके चुनौती के संबंधित है? तो किसके हैं? पढ़ने के। ऑप्शन बी पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे छात्र के बारे में विकल्प छोड़कर या अक्षरों के शब्द को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब उन्हें पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे शब्द को सही वर्तनी नहीं कर पाते और उन्हें सही ढंग से लिखने में भी असमर्थ होते हैं। अतः इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पठन वैकल्प मुख्य पढ़ने की चुनौतियों के संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट मतलब बोला निम्नलिखित में कौन सा समावेशी कक्षाओं में विशेषता नहीं है? कौन सा इसमें नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा सकारात्मक है सीखने के लिए और इसमें डी नहीं है तो मानकीकृत निर्देश नहीं है। ऑप्शन डी है समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की शिक्षित करने के लिए अभ्यास को संदर्भित करती है। एक समाज कक्षा में एक विविध पृष्ठभूमि, विविध कौशल, विविध क्षमताओं में चुनौती वाले छात्राओं को एक ही कक्षा में रखा जाता है। सकारात्मक अधिगम सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन एवं उपयुक्त समावेशी कक्षाओं का विशेषता, जबकि मानकीकृत निर्देश समावेशी कक्षाओं का विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है इन मिडिल स्कूल टीचर शोल्ड माध्यमिक स्कूल में के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो डी सीखना की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को सीखना है कि कैसे सीखते हैं ये को प्रोत्साहित करना चाहिए। NEP 2020 के अनुसार यह सीखना कैसे सीखना है और मानवीयकरण का लचीलापन और बदलाव को प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं को रचनात्मक तर्क सोच के नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना इसके समग्र विकास के लिए NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगता
होना चाहिए, जिससे स्वयं करने का सीखना और प्रत्येक विषय को कला खेल की स्वीकृति किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिगम में सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। अधिगम में सामाजिक संस्कृति का जो सिद्धांत होगा वो सी होगा, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वात्स्की कहा कि रूस के तर्क ने दिया थी कि सांस्कृतिक एक सामाजिक संदर्भ का प्रदान करती है जिसमें लोग रहते हैं, बढ़ते हैं और उनके आसपास की दुनिया को समझते हैं। उन्होंने सीखने और विकास की प्रक्रियाओं के रूप में समझा जो वयस्क और साथियों के साथ एक बच्चे के पारस्परिक क्रियाओं के दौरान होता था। अधिगम में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने की सामाजिक संदर्भ में भूमिका अहम मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ के थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हैं, पियाजे और वात्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का? डी, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के अधिगम के समझ को एक निष्कर्ष प्रक्रिया, एक सक्रिय प्रक्रिया स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि संरचनावाद यह मानता है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान और वातावरण के साथ अंतः क्रिया को उत्तर में ज्ञान सक्रिय रूप से उत्पादित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक ज्ञान में वातावरण नहीं करता, परंतु छात्र इसका निर्माण के अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करता है। ज्ञान की सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया, जिससे अधिगम स्वयं के लिए अर्थ निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थी की समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? आप एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थी की समस्या का समाधान कैसे करेगा? क्वेश्चन नंबर 24 का है, डी, विचार मंथन की प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमान जैसी रणनीतियों का उपयोग करके प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों का उपयोग करके प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, इसका डिटेलिंग देख लीजिए। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को जीवन में सफल होने की मदद करने के लिए समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थी को चीज़ों का विश्लेषण करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में विचार मंथन को प्रोत्साहित करने के और उपमाओं और अनुमानों जैसे रणनीतियों का उपयोग कर प्रोत्साहित करके सुगम बनाएं। किसी भी समस्या को हल करने के लिए अर्थ समस्या उत्पन्न करने वाले सूत्रों को समाप्त करना और एक केवल समस्या को प्रत्येक संभावित मूल कारण पर विश्लेषण करने की, फिर समस्या के सूत्र को समाप्त कर समस्याओं को नियमित जांच के लिए करके समाधान का निष्कर्ष करना, ताकि समस्या नियंत्रण को बाहर न हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब विद्यार्थी की भावना को अनुभव करते हैं तब उनको सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, संतुष्टि के साथ एक आंसर डी हो जाएगा। जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तो उन्हें सीखने का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। संतुष्टि का तात्पर्य एक सुख एहसास आपको तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा प्राप्त करते हैं जो आप चाहते हैं, या सब आप कुछ ऐसा करते जो या जब आप कुछ ऐसा करते जो आप चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 26, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को सहज अनुमान लगाने को क्या किया जाना चाहिए? क्या है? अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या हो जाएगा? सुसाधित कहना। सहज ज्ञान चिंतक का अर्थ है
आवृत्ति के साथ जाना और संचालित संज्ञानात्मक प्रक्रिया के आधार पर तार्किक निर्णय लेना, इस प्रकार की सोच छात्रों को विभिन्न तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षक को कुछ अधूरे वाक्यों को कार्य या स्थिति में मदद करने से अधिकर्ताओं को सोचने और अनुमान लगाने के प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के अनुसार सही या गलत हो सकता है, लेकिन उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षक को गलत अनुमान को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल अनुमान लगाने से आप अधिगमकर्ताओं के सहज ज्ञान चिंतन विकसित कर सकते हैं। अतः उसे पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को सहज अनुमान लगाने में नहीं की जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यार्थी के अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्यार्थी की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। खोज व अन्वेषण के द्वारा, किसके द्वारा, खोज व अन्वेषण। विद्यार्थी की अर्थ बनाने की प्रक्रिया की खोज व अन्वेषण द्वारा सुगम बनाना चाहिए। अन्वेषण विधि के छात्रों को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य पहचानने पर बल दिया जाना चाहिए। अन्वेषण आधारित शिक्षा एवं सक्रिय शिक्षण दृष्टिकोण है, जो बच्चों को जिज्ञासा और पूछताछ के माध्यम से सीखने में मदद करता है। समस्या समाधान में क्वेश्चन नंबर 28 है, समस्या समाधान की प्रभावशाली राजनीतिक नहीं है। इसमें कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयोगात्मक अबंधता। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए राइट हो जाएगा। प्रयोगात्मक अबंधता समाधान की प्रभावशाली राजनीतिक नहीं है। एक प्रभावी समस्या समाधान राजनीति एक कार्य योजना है, जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है। विभिन्न राजनीति के उनके साथ अलग अलग कार्य की योजना, उदाहरण के लिए इस प्रसिद्ध राजनीतिक परीक्षा पर प्रशासनिक कार्यकारी युक्ति, अनुभाविक कलन विधि और त्रुटि सिद्धांत, यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा सीखना सीखें। मतलब एक सामाजिक रचनावादी कक्षा का सीखना जो है उसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का स्वरूप सामाजिक होता है। किसका होता है, हैज ए सोशल। उसके बाद हो गया, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रट कर सीखना याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षाओं को सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। छात्रों में अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इससे उनका अपने चिंतन को अधिगम प्रक्रिया को प्रतिबंध करना और शामिल होता है। यह शिक्षार्थियों के सामाजिक क्रियाओं के माध्यम में अर्थ व ज्ञान की निर्माण के रूप में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलताओं के लिए जिम्मेदारी है। इनमें से कौन सा है जो बच्चों के इसके विफलताओं के लिए जिम्मेदारी है। ये क्वेश्चन को थोड़ा ये, तो 30 का हो जाएगा आपका डी, पाठ्य 4 का मानकीकरण। क्या होगा, पाठ्य 4 का मानकीकरण। असफलता एक वंचित उद्देश्य का पूरा न करने की अवस्था या स्थिति की ओर असफलता के विपरीत के रूप देखा जाता है। छात्रों को असफलता के कई संज्ञानात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षणिक भावनाओं के लिए सांस्कृतिक कारण में मानकीकृत पाठ्याचार्य विद्यार्थी को आवश्यकता के अनुसार अधिक के सहायता प्रदान नहीं कर सकती है। शिक्षक को चाहिए कि वे विद्यार्थी को आवश्यकता के अनुसार इस कक्षा के प्रत्येक समूह के लिए, तो इसका ये हो जाएगा। इसका सोशल साइंस से कुछ क्वेश्चन है। सोशल साइंस से कुषाण ने किस निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्र का शासन किया। कुषाणों ने किस निम्नलिखित शक्तिशाली का किया था, ठीक है।
तो बी हो जाए पेशावर और मथुरा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में ए और बी को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए बोल रहा है जो पूरा पाषाण काल में 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक दौरान माना जाता है। उसके बाद इस काल में 3 भागों में बांटा गया था, आरंभिक, मध्य और उत्तर। उसके बाद बोलता है मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी थी। इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, इनमें से जो होगा ये सब सही है। ठीक है, इनमें से जो है तीनों सही है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें भी वही ए और बी को पढ़े और विकल्प का सही चयन करें। ठीक है, मनसब मुगल द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, मनसब में फिर बोल रहा है कि मनसबदारों के लिए सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर करता था जिसे जात कहा जाता था। तो इनका कौन सा सही है? तो देखिए इसका आंसर होगा ए सही है परंतु बी गलत है। अब बी क्यों गलत है उसका हम डिटेलिंग बता देते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मुगल द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था है जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य करता है। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद। इस व्यवस्था में अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर ने शासन में 40 वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। मनसबदारों के सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण का सवार था, घुड़सवार बनाए रखने आवश्यकता थी, इसलिए ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस स्थान पे अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं? इनमें से कौन? तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? कंधार में। कंधार नामक एक स्थान है जो अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए जाते हैं। मास्की गजरा नृत्य में अडमल अभिलेख को उसका नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुजरा में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक को देवना प्रिय तथा देवना प्रियदर्शी उपाधि के संबोधित किया था। ठीक है, इसका कुछ डिटेलिंग देख लीजिए। नोट साहब पढ़ते हैं 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस ने अशोक के अभिलेख पढ़ने की सफलता। किसने? जेम्स प्रिंस। उसके बाद है अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पराटिलेटर ने की। इसकी संख्या 14 है। कितना है? 14 है। अशोक के अभिलेखों में 3 भागों में विभक्त किया गया। अभिलेख 14 स्तंभ 7 तथा और गुहा लेख। अशोक के स्तंभ लेख केवल बराही लिपि में लिखे हैं। अशोक के शिलालेख बराही खरोष्टी ग्रीक और अरामाइक में मिलते हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं से। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। 12वें शिलालेख में धार्मिक संहिता नीति का उल्लेख है। 13वें में कलिंग में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। उसके बाद है गोंड राजगढ़ कंडा में 7,000 गांव थे, इसका उल्लेख किया गया था। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख अकबरनामा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कारण और कथन है। निम्नलिखित में है अभिकथन है, स्थानीय जनजाति के लोग पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। कारण है जगन्नाथ मूल्य एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया था। इनमें से करेक्ट को चुनना है कि इनमें से सही कौन सा। इसका ए हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका आंसर दोनों सही है और उसका सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा बिरसा मुंडा के आंदोलन में सही है? इनमें से कौन है जो आंदोलन में सही है? बिरसा के बिरसा के अनुयायी ने लाल झंडे का बिरसा राज का प्रतीक माना। ठीक है,
तो इसमें से कौन सही है? तो ऑप्शन पहले हम आपको बता देते हैं। ए हो जाएगा, बी और डी। तो बी में क्या बोला है? बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों का भाषा का इस्तेमाल किया, सही है। और बिरसा ने मिशन क्या है, मिशनरियों और हिंदू जिम्मेदार को लगातार विरोध किया, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विचार कीजिए और सही विकल्प को कीजिए। ए और बी पर। लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी जीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। भारतीय बाजार ब्रिटेन में बनी सूती कपड़े के पट गए। 1880 में दशक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उससे 2/3 ब्रिटेन बना होता था। तो इनमें से कौन सही है कौन गलत है? ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो, नहीं 1 मिनट, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों सही तथा दोनों सही तथा कारण ए और बी कारण है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि दोनों सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए बोल रहा है। उसके बाद है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। फिर बोला महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। फिर डी बोल रहा है औपनिवेशिक शिक्षा के विरोध किया परंतु टैगोर ने इसका विरोध किया और गांधी ने इसका समर्थन किया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है देखो, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा के समर्थन किया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन ग्रंथों में विविधताओं में जलने की अनुमति नहीं दी गई थी। विविधताओं में जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्या चीज को नहीं दी गई थी? तो डी, किसको? राजा राममोहन राय को। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा संगठन जाति उन्मूलन पे मुख्य ध्यान दिया था? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में अंग्रेजों का शासन के दौरान जो निम्नलिखित में कौन सा संगठन है जो जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था, ऐसा कौन सा था? तो आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज। इसके फूला भाई जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है। इसका दिया होगा ज्योतिषवा भाई फूले है ना, इसके संस्थापक थे। तो हम आज के वीडियो में यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। फिर हम कल से आपको 12 से लेके आगे का सेशन कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 12 से आपका शुरुआत कर देंगे क्योंकि फिर इसको आप लोग अच्छे से देखिए। कैसा लगा सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।